एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट करा था हमारा चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कल क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, रोल, ऑब्जेक्टिव्स, और हमें पता है 3 तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं। किसी भी कंपनी का जो फाइनेंस मैनेजर है वो 3 तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है। कौन कौन से? एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजंस और एक होता है डिविडेंड डिसीजंस। कल डिटेल में डिस्कस करा था। तो देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हम लोगों ने कल पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजंस कौन से होते हैं, इन्हें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, डिविडेंड डिसीजंस कौन से होते हैं और इन्हें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। देखो, एक बार रिवाइज करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है कि कंपनी के जो फंड्स हैं, जो कंपनी का फाइनेंस है, उसे कंपनी कहां कहां पर इन्वेस्ट करेगी, कितना पैसा कंपनी फिक्स्ड असेट्स में लगाएगी, कितना पैसा कंपनी करंट असेट्स में लगाएगी, और जो फिक्स्ड असेट्स में पैसा लगा रही है उसमें भी कौन कौन से फिक्स्ड असेट्स में कंपनी पैसा लगाएगी, कौन से प्रोजेक्ट में कंपनी पैसा इन्वेस्ट करेगी। तो ये सब किस में आता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, कि पैसे को कहां लगाना है। अब बात करते हैं, देखो, फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस का मतलब है कि कंपनी को पैसा लगाना है तो उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है ना। पैसा लेकर कहां से आए कंपनी? तो कंपनी कहां से पैसा रेस करेगी, कंपनी कहां से पैसा उठाएगी? कंपनी मार्केट से पैसा उठाएगी, हमें पता है। तो वही देखना कि कंपनी कहां से पैसा रेस करेगी। और हमें पता है पैसा रेस करने के लिए कंपनी के पास में 2 तरह के सोर्सेज होते हैं। एक होता है डेट, जिसे हम बोरोड फंड्स भी बोलते हैं, और दूसरा होता है इक्विटी। हम लोगों ने पढ़ा था ना, अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है या फिर डिबेंचर्स इशू करती है या फिर बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है, यानी कि जब कंपनी कर्जे का सहारा लेती है, लोन का सहारा लेती है, जब कंपनी को इस अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेट बोलते हैं। डेट पर कंपनी को इंटरेस्ट देना होता है, लोन की तरह है। वहीं अगर कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करके मार्केट से पैसा रेस करे, क्योंकि शेयर होल्डर्स कौन कहलाते हैं? कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। या फिर समझ लो कंपनी रिटेन अर्निंग्स में से पैसा निकाल ले, जो कंपनी का गुल्लक है, जिसमें कंपनी हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा डालती जाती है ताकि फ्यूचर में यूज कर सके। अगर इन रिटेन अर्निंग्स में से कंपनी पैसा यूज करी है तो वो क्या है? इक्विटी है। तो यही सोचना कि कितना पैसा तो डेट से रेस करना है, लोन के तौर पर रेस करना है, और कितना पैसा इक्विटी से रेस करना है, ये किसमें आता है? फाइनेंसिंग डिसीजंस में। और लास्ट आता है हमारा डिविडेंड डिसीजंस, यानी कि जब कंपनी के पास में सरप्लस बचता है, कंपनी ने अपनी सारी फिक्स्ड लायबिलिटीज पे कर दी, क्रेडिटर्स को पे कर दिया, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी वगैरह दे दी, सारे खर्चे हो गए, टैक्सेस वगैरह सब दे दिए। अब जब कंपनी के पास में सरप्लस बचता है तो कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, और खुद के पास में अपने गुल्लक के अंदर एज अ रिटेन अर्निंग कितना पैसा रखा जाए। डिविडेंड ज्यादा देंगे, रिटेन अर्निंग्स कम हो जाएंगी। डिविडेंड कम देंगे, हमारे शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे कि हमें डिविडेंड नहीं मिला, लेकिन कंपनी की रिटेन अर्निंग्स बढ़ जाएंगी। तो यही दिमाग लगाना कि भाई डिविडेंड कितना देना है, रिटेन अर्निंग्स कितनी रखनी है, ये सब आ जाता है हमारे डिविडेंड डिसीजंस में। तो बात करते हैं, देखो, फाइनेंसिंग डिसीजंस, कि कंपनी पैसा कहां से रेस करे, कहां से लेकर आए। इसे हम बोलते हैं फ्रॉम विच सोर्स फाइनेंस टू बी रेस्ड, किस सोर्स से कंपनी फाइनेंस रेस करेगी। द सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजन विच फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक इज डिसाइडिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजन है। कल हम लोगों ने क्या बात करी कि कंपनी पैसा कहां इन्वेस्ट करेगी, कहां स्पेंड करेगी। अब कंपनी सोचती है, फाइनेंशियल मैनेजर सोचता है कि भाई फाइनेंस कहां से लेकर आए, फाइनेंस के लिए कौन कौन से हमारे पास में सोर्सेज हैं। देखो, कोई भी जो कंपनी है वो अलग अलग सोर्सेज से पैसा रेस कर सकती है, फाइनेंस रेस कर सकती है। कंपनी अपने शेयर्स इशू कर सकती है। आपने देखा होगा पापा मम्मी शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है जनरल पब्लिक को। हम लोग शेयर्स खरीदते हैं और कंपनी को पैसा देते हैं, तो कंपनी शेयर्स इशू करके पैसा रेस कर सकती है। शेयर्स किस में आ जाते हैं? इक्विटी के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं, क्रेडिटर्स नहीं कहलाते। कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है। डिबेंचर्स किस में आते हैं? डेट में आते हैं। ये कर्जा होता है, इस पर कंपनी को इंटरेस्ट भी देना होता है और डिबेंचर्स का अमाउंट भी टाइम पर रीपे करना पड़ता है। कंपनी लोन ले सकती है कमर्शियल बैंक्स वगैरह से। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, यही डिसाइड करना कि किस सोर्स से कितना पैसा रेस करा जाए, डेट से कितना पैसा रेस करे और इक्विटी से कितना पैसा रेस करे, इसी डिसीजन को बोला जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या कहते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन। समझ में आया?
तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं हमारे ओनर्स फंड और एक होते हैं हमारे बोरोड फंड्स। क्या समझाया मैंने? अगर कंपनी डेट से पैसा रेज करती है, डिबेंचर्स इशू करके, बॉन्ड्स इशू करके, बैंक से लोन ले लेती है, तो इस अमाउंट पर कंपनी को कंपलसरी क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये कंपनी का क्या है? लोन है, कर्जा है। इसे हम बोलते हैं बोरोड फंड्स या फिर डेट। और अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है, अगर कंपनी शेयर्स इशू करके मार्केट से पैसा रेज कर रही है, या फिर कंपनी अपने रिटेन्ड अर्निंग्स में से पैसा निकाल लेती है। कहां से पैसा निकालती है? रिटेन्ड अर्निंग्स में से पैसा निकालती है। तो शेयर होल्डर्स कंपनी के कौन कहलाते हैं? ओनर्स कहलाते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स भी कंपनी की खुद की होती हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है ओनर्स फंड। क्या कहते हैं? ओनर्स फंड भी बोलते हैं। और दूसरा नाम क्या होता है? इक्विटी भी होता है। याद रहेगा। तो दो तरह के सोर्सेज हो गए, अगर शेयर्स इशू करके पैसा रेज करा है या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में से, खुद के गुल्लक में से पैसा निकाला है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओनर्स फंड या फिर इक्विटी। अगर डेट से पैसा रेज करा है जिस पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेट या फिर बोरोड फंड। समझ में आया? अब देखो, जब कंपनी ये फाइनेंसिंग डिसीजंस लेती है ना कि डेट से पैसा रेज करें या फिर इक्विटी से पैसा रेज करें, समझ में आया? जब कंपनी ये फाइनेंसिंग डिसीजंस लेती है ना कि डेट से पैसा रेज करें, डिबेंचर्स वगैरह इशू करें, बैंक से लोन ले, या फिर ओनर्स फंड से पैसा रेज करें, ओनर्स फंड मतलब इक्विटी से पैसा रेज करें, शेयर्स इशू करके रिटेन अर्निंग्स में से निकालें, तब कंपनी के दिमाग में कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स कंपनी कंसिडर करती है? तो देखो, हमारे पास में 7 फैक्टर्स हैं। इन्हें याद कैसे रखोगे? इन्हें याद रखना ट्रिपल सी। क्या? ट्रिपल सी। उसके बाद में है डबल एफ और एक है आर एस। याद रहेगा, ट्रिपल सी, डबल एफ, आर एस। ट्रिपल सी का मतलब है कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन और कंट्रोल कंसिडरेशन। 3 हो गए, कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन और कंट्रोल कंसिडरेशन। डबल एफ का मतलब है फ्लोटेशन कॉस्ट और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, और आर का मतलब है रिस्क, एस का मतलब है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। याद रहेगा। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला आता है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं टोटल कॉस्ट की। कंपनी चाहे किसी भी सोर्स से पैसा ले, कंपनी की कोई ना कोई कॉस्ट तो आती होगी। अगर कंपनी, सोचो कंपनी बैंक से लोन ले रही है, तो फाइनेंस तो आ रहा है, लेकिन कंपनी की एक कॉस्ट तो लगती है ना। कंपनी को उस लोन के अमाउंट पर क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। डिबेंचर्स इशू करे हैं कंपनी ने, कंपनी को क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कॉस्ट लग रही है। सेम ऐसे ही अगर मैं कहूं, मान लो कंपनी शेयर्स इशू करके पैसा रेज कर रही है। कहां से रेज करी? ओनर्स फंड से, शेयर्स इशू करके। तो जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसे मैं कह सकती हूं, कंपनी को खर्चा लगता है, कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, जैसे आपका स्कूल का भी प्रोस्पेक्टस होता है ना, जब आप नया नया एडमिशन लेते हो, वैसे ही कंपनी भी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। उसके बाद में बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएरीज होते हैं। हम लोग डायरेक्टली कंपनी से थोड़ी ना शेयर्स खरीदते हैं, हम तो बीच में एक इंटरमीडिएरी होता है, एक ब्रोकर होता है, दलाल होता है। ये काम बैंक्स का होता है, उनसे शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी उन ब्रोकर्स को भी कमीशन देती है। अंडरराइटर्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी के शेयर्स सारे के सारे खुद खरीद लेते हैं और फिर वो जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं। इंटरमीडिएरी है, इन लोगों का कमीशन दे देती है कंपनी। तो कंपनी सारी कॉस्ट को अपने दिमाग में रखती है। फाइनेंशियल मैनेजर सारी कॉस्ट के बारे में सोचता है कि भाई कौन से में कॉस्ट ज्यादा आ रही है, कौन से सोर्स से कॉस्ट कम आ रही है, और कंपनी हमेशा वो सोर्स चुनती है फाइनेंस का, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो डेट हो, जहां पर कॉस्ट क्या आए? कम से कम आए, मिनिमम कॉस्ट आए। समझ में आया? दूसरा आता है रिस्क इन्वॉल्व। देखो, हर सोर्स के साथ में कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व है। अच्छा, एक चीज बता दूं, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जब कंपनी इक्विटी से पैसा रेज कर रही है, यानी कि ओनर्स फंड के थ्रू पैसा रेज करती है, तो ये कॉस्टली होते हैं। याद रखना, ये क्या होते हैं? ज्यादा कॉस्टली होते हैं एज कंपेयर टू डेट या फिर हमारे बोरोड फंड्स, क्योंकि यहां पर खर्चा कैसा हो गया? प्रोस्पेक्टस इशू करने का, अंडरराइटर का कमीशन, ब्रोकर वगैरह का कमीशन, ये सारी चीजें। फिर सेकंड आ जाता है हमारे पास में रिस्क। कंपनी देखती है यार कौन सा रिस्की है, जो भी कम रिस्की है ना सोर्स, उस सोर्स से हम लोग पैसा रेज करेंगे। देखो, डेब्ट से जब कंपनी पैसा रेज करती है, बोरोड फंड से पैसा रेज करती है ना, तो बहुत ज्यादा रिस्की है। रिस्की क्यों है? क्योंकि डेट है, यहां पर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही होगा, चाहे कंपनी लॉसेस में ही क्यों ना जाए, कंपनी के पास में सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हो या ना हो, कंपनी को हमेशा डेट पर यानी कि बोरोड फंड
फंड्स पर इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है इस चीज की। तो फाइनेंस मैनेजर सबसे पहले क्या करता है, सारे के सारे रिस्क कंपेयर करता है, कॉस्ट कंपेयर करता है और ऐसा सोर्स चुनता है जिसके अंदर रिस्क क्या है, कम से कम है, मॉडरेट रिस्क है। समझ में आया? तो याद रखना कॉस्ट किसकी ज्यादा है, ओनर्स फंड की ज्यादा है, लेकिन रिस्क के मामले में बोरोड फंड सबसे ऊपर है। तो कंपनी कौन सा चुनेगी, जहां पर रिस्क कम है। थर्ड आता है कैश फ्लो पोजीशन। कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, कंपनी के पास में रेगुलरली कैश का इनफ्लो तो हो रहा है ना, कैश का इनफ्लो तो हो रहा है ना, कंपनी के पास में कंटिन्यूअसली कैश तो आ रहा है ना, हर महीने हर साल। अगर कंपनी के पास में स्मूथली स्टीडी कैश फ्लो हो रहा है, कंपनी के पास में सफिशिएंट कैश आ जाता है, प्रॉफिट वगैरह होता है, तो कंपनी बोरोड फंड से पैसा रेज करेगी। क्योंकि अगर कंपनी के पास में सफिशिएंट फंड्स आ रहे हैं, कैश इनफ्लो हो रहा है, स्मूथली हमेशा स्टेबल सा कैश इनफ्लो होता है, तो कंपनी आराम से बोरोड फंड्स पर इंटरेस्ट पे कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी के पास में कैश की शॉर्टेज है, इस सिचुएशन में कंपनी कभी भी बोरोड फंड से पैसा रेस नहीं करेगी। कंपनी पैसा कहां से रेस करेगी, ओनर्स फंड से, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई हमें इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी डिविडेंड देती है, नहीं तो नहीं देती। फोर्थ है कंट्रोल कंसिडरेशन। देखो कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन कहलाते हैं, कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं, सारा कंट्रोल इनके पास में होता है। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स चाहते हैं, हमारे अभी वाले शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि कंपनी का जो कंट्रोल है वो पूरा का पूरा उन्हीं के हाथ में रहना चाहिए, वो अपना कंट्रोल शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, वो चाहते हैं सारा कंट्रोल उनके हाथ में ही रहे, वो अपना कंट्रोल शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। इस सिचुएशन में कंपनी कभी भी शेयर्स इशू करके मार्केट से पैसा रेस नहीं करेगी। अगर कंपनी ने शेयर्स इशू करे तो कंपनी के और शेयर होल्डर्स बन जाएंगे और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं शेयर हो जाएगा। तो अगर कंपनी चाहती है कि सारा का सारा कंट्रोल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का ही हो, वो कंट्रोल को शेयर नहीं करना चाहते, तो कंपनी बोरोड फंड से पैसा रेस कर लेगी, बैंक से लोन ले लेगी, डिबेंचर्स वगैरह इशू करके मार्केट से पैसा रेस कर लेगी। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स माइंड नहीं करते कि यार हमारा कंट्रोल शेयर होता है तो होए, तो इस सिचुएशन में कंपनी आराम से ओनर्स फंड से पैसा रेस करेगी, मार्केट से शेयर्स वगैरह इशू करके पैसा रेस कर लेगी। समझ में आया? फिफ्थ है फ्लोटेशन कॉस्ट। देखो हम लोगों ने जो फर्स्ट पढ़ा था वो थी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हर तरह की कॉस्ट आ गई, जैसे डिबेंचर्स पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी एक कॉस्ट है, शेयर्स इशू करने की जो कॉस्ट आती है वो भी एक कॉस्ट है, तो वो तो टोटल कॉस्ट थी। लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है जब भी कोई सिक्योरिटीज इशू करी जाती है, कोई भी सिक्योरिटीज हो सकती हैं, शेयर्स इशू हो सकते हैं, डिबेंचर्स इशू हो सकते हैं, बॉन्ड्स इशू हो सकते हैं, सिक्योरिटीज को इशू करने की भी एक कॉस्ट आती है। अगर कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर रही है तो उसकी भी एक कॉस्ट आती है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी को अपने बॉन्ड्स सेल करने हैं या फिर शेयर्स वगैरह सेल करने हैं तो बीच में एक इंटरमीडियरी होता है। आजकल तो बैंक से इस इंटरमीडियरी का काम करते हैं। हम लोग मोबाइल के अंदर डीमैट अकाउंट खोल लो, डीमैट अकाउंट के थ्रू हम लोग शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, सारे काम हो जाते हैं। तो कंपनी बीच में जो ब्रोकर होता है, जो इंटरमीडियरी है, ये कौन है, कंपनी है। कंपनी के शेयर्स हैं, कंपनी के बॉन्ड्स डिबेंचर्स वगैरह हैं, ये कौन है, हम लोग हैं, यानी कि जनरल पब्लिक है। हम लोग डायरेक्टली कंपनी से कांटेक्ट नहीं करते हैं, हमारे बीच में कौन होता है, एक ब्रोकर होता है। तो ये ब्रोकर भी कंपनी से क्या लेता है, कमीशन लेता है। तो ये भी एक क्या है, कॉस्ट है। एक अंडरराइटर होता है जो खुद ही कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लेता है, खुद कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लेगा और फिर वो जनरल पब्लिक को उन शेयर्स को सेल करता है। तो ये भी इस काम के लिए कंपनी से फीस लेता है। कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, उसके लिए भी कंपनी की अच्छी खासी कॉस्ट लगती है। तो हमेशा फाइनेंस मैनेजर ऐसी सिक्योरिटीज को प्रेफर करता है जहां पर ये फ्लोटेशन कॉस्ट कम से कम आए, सिक्योरिटीज को इशू करने की जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। समझ में आया? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है बिजनेस को डे टू डे एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज जो भी चला रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो कॉस्ट आती है ना, उसे क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। रॉ मटेरियल लेकर आना है, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, बिजली पानी का बिल देना है, ये क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है। अगर किसी कंपनी की ये ऑपरेटिंग कॉस्ट ही बहुत ज्यादा आ रही है, डे टू डे एक्सपेंसेस ही बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में वो कंपनी कभी भी बोरोड फंड से पैसा रेस नहीं करेगी, क्योंकि बोरोड फंड्स पे क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, कंपल्सरीली देना पड़ता है। कंपनी के खुद
के खर्चे ही ज्यादा हैं तो वो उन्हें इंटरेस्ट कैसे पे करेगी। तो इस सिचुएशन में कंपनी क्या प्रेफर करती है कि वो ओनर्स फंड से पैसा रेज कर ले, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट देने का कोई सीन नहीं है। लास्ट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कि भाई हमारा मार्केट कैसे चल रहा है। मैंने आपको इको में भी बहुत बार समझाया है, जब मार्केट एकदम हाई पर होता है, एकदम पीक पर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बूम चल रहा है, बूम चल रहा है, सब लोगों के हाथ में बहुत पैसा है, लोगों के हाथ में बहुत पैसा है तो लोग आराम से शेयर्स वगैरह में पैसा लगाते हैं। फिर इकोनॉमी डूबने लगती है, डिप्रेशन आ जाता है, फिर उठने लगती है, फिर क्या आ जाता है, दोबारा से बूम आ जाता है। तो 4 पीरियड्स चलते हैं जब हमारी इकोनॉमी एकदम हाई होती है, एकदम पीक पर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बूम बोलते हैं। और जब इकोनॉमी एकदम डूब चुकी है उसे हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। डिप्रेशन का मतलब है लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, लोग शेयर्स वगैरह नहीं खरीदेंगे। तो जब इकोनॉमी में बूम चल रहा होता है, लोगों के हाथ में बहुत पैसा है, तो ऐसे में लोग आराम से शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, ओनर्स फंड से पैसा रेस करती है, कंपनी शेयर्स वगैरह इशू करती है और वहां से पैसा रेस करती है, क्योंकि लोग शेयर्स खरीद रहे हैं, वो शेयर्स की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो कोई लोग शेयर्स वगैरह में पैसा नहीं लगाएंगे, कोई लोग शेयर्स नहीं खरीदेंगे। ऐसे में कंपनी के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, कंपनी को कहां से पैसा रेस करना पड़ेगा, डेट से पैसा रेस करना पड़ेगा, कंपनी को बैंक्स वगैरह से लोन लेना पड़ेगा। समझ में आया। तो ये होता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन कि कंपनी कहां से पैसा रेस करे। 2 तरह के सोर्सेज हैं, ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स। हम लोगों ने देख लिया कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। याद रहेगा ना, CCC यानी कि कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन और कंट्रोल कंसिडरेशन, FF फ्लोटेशन कॉस्ट और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, RS मतलब रिस्क और स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। समझ में आया। तो 2 डिसीजंस हमारे कंप्लीट हो गए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कल कर लिया, ये हो गया हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। अब थर्ड डिसीजन हमारे पास में आता है डिविडेंड डिसीजन। कौन सा, डिविडेंड डिसीजन। देखो क्या होता है, कंपनी को सरप्लस प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कंपनी ने मार्केट से पैसा भी रेज कर लिया, उस पैसे से फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स वगैरह भी खरीद लिए। अब कंपनी को क्या हो रहा है, अब कंपनी को हो रहा है सरप्लस, यानी कि प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो कंपनी सबसे पहले सरप्लस से क्या करती है, अपनी फिक्स्ड लायबिलिटी पे करती है, जो कंपनी को एनी हाउ पे करनी ही है। जैसे कंपनी क्या करेगी, अपने सप्लायर्स वगैरह को पे करेगी जिनसे रॉ मटेरियल लेकर आई थी, कंपनी अपने क्रेडिटर्स को पे करेगी, जिनसे भी कंपनी ने उधार ले रखा है उन्हें पे कर देगी, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को सैलरी वगैरह पे करेगी, क्योंकि ये भी फिक्स्ड लायबिलिटी है, इन्हें तो देना ही है। और कंपनी डेट पर इंटरेस्ट भी पे करेगी। क्या देगी, डेट पर इंटरेस्ट भी पे करेगी, डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देगी, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह पर इंटरेस्ट देगी, सारे खर्चे करेगी। अब जब कंपनी के पास में पैसा बचता है ना, जो भी पैसा बचता है उस पर कंपनी क्या दे देती है, टैक्स दे देती है। ठीक है, सरकार को भी टैक्स दे रही है, सारी लायबिलिटी हो गई। अब जब कंपनी के पास में सरप्लस बचता है, जो भी रेजिडुअल इनकम है, बची कुची इनकम है, वो इनकम किसकी होती है, हमारे शेयर होल्डर्स की होती है। किसकी होती है, शेयर होल्डर्स की। इसमें से भी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दिया जाता है, फिर अगर पैसा बचता है ना तो बारी आती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की। तो देखो अब जो कंपनी के पास में पैसा बचा है, सरप्लस बचा है, उससे कंपनी 2 चीजें कर सकती है। एक तो कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकती है। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं, इन्हें भी तो कुछ रिटर्न मिलना चाहिए, इसे डिविडेंड बोला जाता है। या फिर कंपनी क्या कर सकती है, कुछ पैसा अपने ही गुल्लक में डालती जाए, कुछ पैसा अपने ही गुल्लक में डालती जाए, किसी को डिस्ट्रीब्यूट ना करें, इसे बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। और इसी का दूसरा नाम होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो देखो ये सारी चीजें, सप्लायर्स को देना, क्रेडिटर्स को देना, सैलरी देना, इंटरेस्ट देना, टैक्स वगैरह देना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड वगैरह देना, ये सब चीजें कंपनी के हाथ में नहीं है, ये फिक्स्ड लायबिलिटी है, कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो 2 चीजें हैं, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना, शेयर होल्डर्स कौन है, कंपनी के ओनर्स हैं, मालिक हैं, और कुछ पैसा अपने पास में रखना इन अ फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, ताकि फ्यूचर में कंपनी इस पैसे को यूज कर सके, ये डिसीजन कंपनी के हाथ में होता है। और फाइनेंशियल मैनेजर सोचता है सारा पैसा ही डिविडेंड के तौर पर बांट दूं क्या, या फिर सारा ही पैसा रिटेन अर्निंग्स के तौर पर अपने पास में रख लूं, डिविडेंड कुछ भी ना दूं, हमारे शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे। या फिर फाइनेंशियल मैनेजर सोचता है चलो ऐसा करते हैं 60% पैसा तो डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और बचा हुआ 40% पैसा अपने पास में रख लेते हैं इन अ फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग्स। तो ये डिसाइड करना कितना तो डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना अपने पास में इन अ फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग्स रखना है, ये किसमें आता है, डिविडेंड डिसीजन में। किसमें आता है, डिविडेंड डिसीजन में। तो थर्ड डिसीजन यही होता
होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड्स, जो भी सरप्लस फंड्स बचे हैं उन्हें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंपनी अपने सारी की सारी फिक्स्ड लायबिलिटी पे कर देती है, जितनी भी मैंने आपको बताई। उसके बाद में जो पैसा बचता है उसे कंपनी किसे देती है? या तो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, या फिर कंपनी कुछ पैसा अपने ही पास में रख लेती है इन अ फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, अपने गुल्लक में, जिसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। तो डिविडेंड डिसीजन के अंदर हमारा जो फाइनेंस मैनेजर है वो डिसाइड करता है कि कितना तो कंपनी इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी और कितना कंपनी अपने पास में रखेगी इन अ फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। समझ में आया? ये जो रेशियो डिसाइड करने का काम है ना, कि इतना अपने पास में रखना है, इतना डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये किस में आता है? डिविडेंड डिसीजंस में। समझ में आया? अब देखो, ये जो डिविडेंड डिसीजन होता है ना, इसे भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पूरे 11 फैक्टर्स हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन को कितने फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे? 7 फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे। इसे पूरे 11 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। याद कैसे करोगे? सबसे पहले याद करा देती हूँ। देखो, इसे याद कर लो। CS एक तो हो गया हमारे पास में, CS याद रहेगा, CS यहाँ पर येलो वाला। उसके बाद में याद कर लो क्लैट, क्लैट का भी एग्जाम होता है ना, CLAT, तो ये हो गया हमारा CLAT क्लैट। उसके बाद में याद कर लो DSP, ये हो गया डिविडेंड प्रेफरेंस और स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। और लास्ट में याद कर लो EG, ये रेड वाला अर्निंग्स और ग्रोथ। समझ में आया? CS, क्लैट, DSP, EG, इस तरह से ये 11 आपको याद हो जाएंगे। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला है अर्निंग्स। अगर कंपनी को अर्निंग्स ज्यादा हो रही है, कंपनी अच्छा खासा पैसा कमा रही है, हर साल एकदम बढ़िया प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा दे देगी। सिंपल सा है। अगर कंपनी को अर्निंग्स ही नहीं हो रही, बहुत ही कम अर्निंग्स हो रही है, इस सिचुएशन में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड या तो नहीं देगी या फिर बहुत कम देगी। समझ में आया? क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होता है ना, इनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देगी, नहीं होगा तो कम देगी। अगर बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हो सकता है डिविडेंड ना भी दे। समझ में आया? अच्छे प्रॉफिट्स है, बहुत ज्यादा डिविडेंड, प्रॉफिट्स कम है, कम डिविडेंड, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, लग रहा है यार पैसा कम है, तो कंपनी डिविडेंड ना भी दे। तो यहाँ पर फिक्स नहीं है, क्योंकि ये कौन है? कंपनी के ओनर्स हैं, ये आउटसाइडर्स नहीं है कि इनको देना कंपलसरी है। तो अगर अर्निंग्स ज्यादा है, कंपनी डिविडेंड ज्यादा देगी, अर्निंग्स कम है, डिविडेंड कम देगी। फिर है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। अगर कंपनी की अर्निंग्स स्टेबल है, हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट का प्रॉफिट कंपनी को हो जाता है, इस साल 1.5 करोड़ का हुआ, अगली साल भी 1.5 करोड़ का, या फिर थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर कंपनी को स्टेबल अर्निंग्स हो रही है, स्मूथ अर्निंग्स हो रही है, सेम सी अर्निंग्स हो रही है, ऐसा नहीं है कि किसी साल अर्निंग्स हुई, किसी साल बिल्कुल भी नहीं हुई, बिल्कुल लॉस ही हो गया। अगर स्टेबल अर्निंग्स है तो कंपनी अच्छे से डिविडेंड देगी। अगर अनस्टेबल अर्निंग्स है, किसी साल अच्छा प्रॉफिट हुआ, किसी साल एकदम लॉस, फिर अच्छा प्रॉफिट, फिर एकदम कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स गिर गए, इस सिचुएशन में कंपनी डिविडेंड कम देगी। क्योंकि कंपनी अपने पास में रिटेन करके रखेगी ना पैसा, डिविडेंड कम देगी, इसका मतलब कंपनी क्या करेगी? रिटेन अर्निंग्स खुद के पास में रख लेगी, ताकि अगली साल जब लॉस होगा या कम प्रॉफिट्स होंगे तो इन रिटेन अर्निंग्स को यूज करा जा सके। थर्ड है कैश फ्लो पोजीशन। देखो, जब भी कंपनी डिविडेंड पे करती है तो ऑब्वियस ही बात है, इस सिचुएशन में कैश का क्या होता है? आउटफ्लो होता है, कैश जाता है। रिटेन अर्निंग्स है, खुद के पास में ही रख लिया, इस सिचुएशन में कैश नहीं जाएगा, खुद के गुल्लक में पैसा रखा है। लेकिन अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो कैश का क्या होता है? आउटफ्लो होता है। अगर कंपनी के पास में सरप्लस कैश है, कंपनी के पास में अच्छा खासा कैश है, तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी कि हम डिविडेंड दे रहे हैं, 10% डिविडेंड दे रहे हैं, 12% डिविडेंड दे रहे हैं। अगर कंपनी के पास में कैश की शॉर्टेज है, कंपनी के पास में सफिशिएंट कैश अवेलेबल नहीं है, तो इस सिचुएशन में या तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी या फिर देगी भी तो बहुत ही कम डिविडेंड देगी। इस सिचुएशन में कंपनी थोड़ा बहुत जो पैसा है वो अपने पास में रख लेगी, ताकि फ्यूचर में पैसा काम आ सके। फिर है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर कंपनी को लग रहा है, अगर कंपनी ग्रोइंग कंपनी है, अभी पूरी तरह से मैच्योर कंपनी नहीं है, प्रॉपर्ली डेवलप्ड कंपनी नहीं है, कैसी कंपनी है? ग्रोइंग कंपनी है। कंपनी को लग रहा है यार हम फ्यूचर में, हमारे पास में ग्रोथ पोटेंशियल है, हमें फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो इस सिचुएशन में कंपनी अभी क्या करेगी? अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम देगी और खुद के पास में रिटेन्ड अर्निंग्स ज्यादा रखेगी, ताकि फ्यूचर में जब इन्वेस्ट करने की बारी आए, बिजनेस को ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, उस टाइम पर इस रिटेन्ड अर्निंग में से कंपनी पैसा निकाल के यूज कर सकेगी। समझ में आया? तो अगर कंपनी को फ्यूचर में पैसा इन्वेस्ट करना है, ग्रोथ के प्लान्स हैं, तो कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम देगी, अपने पास में रिटेन करके ज्यादा रखेगी, ताकि फ्यूचर में पैसा यूज कर सके। अगर कंपनी का ऐसा कोई प्लान नहीं है, फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट करने का प्लान नहीं है, कोई ग्रोथ का प्लान नहीं है, कंपनी ऑलरेडी डेवलप्ड है,
ग्रो कर चुकी है, तो इस सिचुएशन में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखना चाहती है, उन्हें ज्यादा डिविडेंड देगी, अपने पास में पैसा कम रखेगी। देखो जो मैच्योर कंपनीज होती हैं, जो प्रॉपर्ली डेवलप्ड हैं, जो अच्छे से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करके बैठी है ना, ऐसी कंपनीज ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं, क्योंकि इन्हें कोई ग्रोथ नहीं करनी है। मैच्योर कंपनीज हैं, ऐसी कंपनीज डिविडेंड ज्यादा देती हैं। वही जो ग्रोइंग कंपनीज होती हैं, जो अभी अभी ग्रो कर रहे हैं, स्टार्टअप्स वगैरह हैं, इन्हें फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट वगैरह करना होता है ना, तो ऐसी कंपनीज हमेशा रिटेन अर्निंग्स ज्यादा रखती है, ताकि फ्यूचर में इस पैसे को यूज कर सके। फिफ्थ है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। देखो कुछ कंपनीज की पॉलिसी होती है, कैसी पॉलिसी होती है, स्टेबलाइजिंग डिविडेंड पर शेयर। कुछ कंपनीज की पॉलिसी होती है कि वो हर साल स्टेबल डिविडेंड देती हैं अपने शेयर होल्डर्स को। हर साल उनका डिविडेंड फिक्स है, 10% डिविडेंड देना है। इस साल भी 10% डिविडेंड, अगली साल भी 10% डिविडेंड, अगली साल भी 10% डिविडेंड। तो कुछ कंपनीज की पॉलिसी कैसी है, स्टेबलाइजिंग डिविडेंड पर शेयर, कि हर साल उन्हें स्टेबल डिविडेंड देना है। तो ऐसी कंपनीज तभी डिविडेंड की रेट को इंक्रीज करती हैं। 10% डिविडेंड दे रही हैं, ऐसी कंपनीज तभी 10 से 12 करेंगी इस डिविडेंड की रेट को, जब कंपनीज को लगेगा कि यार वास्तव में हमारा अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। जब कंपनी लगातार 5-6 साल से बहुत अच्छा पैसा कमा रही है, बहुत अच्छे कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज होने लग गए हैं ना, इसी सिचुएशन में कंपनी अपने जो डिविडेंड की रेट है उसे इंक्रीज करेगी। 10% डिविडेंड से 12% डिविडेंड पर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो कंपनी ऐसा नहीं करेगी कि इस साल हमें प्रॉफिट ज्यादा हुआ है हम तो 12% डिविडेंड देंगे। नहीं, कंपनी कैसी पॉलिसी फॉलो कर रही है, स्टेबल डिविडेंड की पॉलिसी फॉलो कर रही है। हर साल कंपनी सेम अमाउंट का डिविडेंड देती है। द इंक्रीज इन डिविडेंड्स इज जनरली मेड व्हेन देयर इज कॉन्फिडेंस दैट देयर अर्निंग पोटेंशियल हैज गॉन अप। कंपनी अपनी डिविडेंड की रेट को सिर्फ और सिर्फ तभी इंक्रीज करेगी जब वास्तव में कंपनी को लगेगा यार हमारा अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज हो गया है, हम कंटिन्यू 5-6 साल से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो चलो डिविडेंड की रेट को इंक्रीज कर देते हैं। अगर किसी एक साल करंट ईयर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है तो इसकी वजह से कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी। डिविडेंड पर शेयर इज नॉट ऑल्टर्ड इफ द चेंज इन अर्निंग्स इज स्मॉल और सीन टू बी टेम्परेरी इन नेचर। अगर कंपनी को लग रहा है यार थोड़ा बहुत हमारी प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गए हैं इस साल या पिछले 2 साल से, इस सिचुएशन में कंपनी अपने डिविडेंड की रेट को इंक्रीज नहीं करेगी। कब इंक्रीज करेगी, जब वास्तव में कंपनी 5-6 साल से बहुत अच्छा पैसा कमा रही है, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी कैसी है, हम स्टेबल डिविडेंड देंगे, सेम डिविडेंड देंगे। फिर है प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। हमारे शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस कैसी है, देखो अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स कैसे हैं, रिटायर्ड लोग हैं, जो अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, आराम से घर पर बैठे हैं, जिन्हें चाहिए यार हर महीने हर साल हमारे पास में स्टेबल इनकम आती रहे, हर साल हमारे पास में स्टेबल पैसा आना चाहिए। या फिर बहुत सारे मिडिल क्लास शेयर होल्डर्स हैं। अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स रिटायर्ड लोग हैं या फिर मिडिल क्लास शेयर होल्डर्स हैं, तो यार ये लोग ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। ये चाहते हैं हमारे पास में हर साल स्टेबल इनकम आती रहे, फिक्स्ड इनकम आती रहे। इस सिचुएशन में कंपनी डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करेगी, क्योंकि ये लोग इस डिविडेंड पर डिपेंडेंट हैं इन्हें खुश करने के लिए, और कंपनी अपने पास में रिटेन अर्निंग्स के तौर पर पैसा कम रखेगी। अगर कंपनी के पास में यंग शेयर होल्डर्स हैं, वो भी वेल्दी पैसे वाले शेयर होल्डर्स हैं, तो इन्हें कंपनी के डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें कंपनी का डिविडेंड नहीं चाहिए। ये लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं ताकि 10, 15, 20 साल बाद में इन्होंने कोई शेयर 1000 का खरीदा था, वो शेयर 2000 का हो जाए, 5000 का हो जाए। ये मोटा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इन्हें डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं है, ये चाहते हैं कंपनी ग्रो करे। तो इस सिचुएशन में कंपनी डिविडेंड कम देगी, अपने पास में रिटेन अर्निंग्स के तौर पर पैसा ज्यादा रखेगी, ताकि कंपनी फ्यूचर में इस पैसे को यूज कर सके, कंपनी ग्रो करे, इन्वेस्टमेंट वगैरह करे कंपनी इस पैसे से, अपने आप कंपनी ग्रो करेगी। इन लोगों ने अगर कोई शेयर 1000 का खरीदा था, क्या पता फ्यूचर में वो शेयर 20,000 का हो जाए, तो ये मोटे प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, ये डिविडेंड के बारे में नहीं सोचते। 7th है टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है। देखो अगर हम एक शेयर होल्डर की बात करें, आपके पास में किसी कंपनी के शेयर्स हैं, मेरे पास में किसी कंपनी के शेयर्स हैं, हम कौन है, शेयर होल्डर हैं। अगर हम शेयर होल्डर की नजर से सोचे ना, तो हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है, शेयर होल्डर को जो डिविडेंड इनकम हो रही है ना शेयर होल्डर की, मेरे पास में डिविडेंड का पैसा आ रहा है, डिविडेंड के तौर पर पैसा आ रहा है, मुझे इस पर टैक्स देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आया, शेयर होल्डर को डिविडेंड इनकम पर टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जो कंपनी होती है वो हमेशा डिविडेंड पर टैक्स पे करती है। कंपनी हमेशा डिविडेंड पर टैक्स पे करती है। मैंने आपको बहुत पीछे ही ये चीज समझाई थी, 1 मिनट, कहाँ बताया था मैंने आपको, 1 सेकेंड। देखो हम लोगों ने देखा था ना, शायद कल देखा था या आज ही देखा था,
चलो कोई ना, यहाँ पर देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कंपनी क्या करती है, कंपनी सबसे पहले अपनी सारी की सारी फिक्स्ड लाइबिलिटीज को पे करती है। जब फिक्स्ड लाइबिलिटी पे कर देती है उसके तुरंत बाद में कंपनी क्या पे करती है, टैक्स पे करती है। उसके बाद में जो पैसा बचता है ना, उससे कंपनी डिविडेंड वगैरह देती है। मतलब ये समझ लो कंपनी जो है वो अपनी डिविडेंड पर भी टैक्स दे रही है। यही बात हुई ना, कंपनी ने सारे खर्चे कर दिए, सप्लायर्स को दे दिया, अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट वगैरह दे दिया, उसके बाद में कंपनी टैक्स पे कर रही है और फिर जो पैसा बच रहा है ना उसे कंपनी डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी जो डिविडेंड दे रही है उस पर भी कंपनी को टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो देखो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो डिविडेंड इनकम है वो टैक्स फ्री है, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन कंपनी जो डिविडेंड पे करती है ना, इस डिविडेंड पर कंपनी को टैक्स देना पड़ता है। समझ में आया? कंपनी जो डिविडेंड दे रही है, इस डिविडेंड के अमाउंट पर कंपनी को टैक्स देना पड़ता है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर टैक्स की रेट ज्यादा होगी इस सिचुएशन में कंपनी डिविडेंड कम देगी, क्योंकि डिविडेंड वाले पैसे पर भी कंपनी को टैक्स देना पड़ रहा है। तो अगर टैक्स की रेट ज्यादा है तो कंपनी डिविडेंड कम देगी, और अगर टैक्स की रेट कम है इस सिचुएशन में कंपनी खुलकर डिविडेंड दे सकती है। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशंस। देखो अगर कंपनी ऐसी है जो आसानी से अपने शेयर्स को मार्केट में बेच सकती है, मतलब कैपिटल मार्केट पर एक अच्छा खासा एक्सेस है, कंपनी के शेयर्स की मार्केट में डिमांड है, कंपनी आसानी से मार्केट में पहुंच सकती है, अपने शेयर्स को मार्केट में सेल कर सकती है। इस सिचुएशन में अगर कंपनी के शेयर्स की डिमांड है तो कंपनी अच्छा खासा अपना शेयर्स इशू करेगी, अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा डिविडेंड देगी। लेकिन अगर कंपनी कैपिटल मार्केट तक नहीं पहुंच सकती, इसका मतलब यह है कि कंपनी की मार्केट में डिमांड नहीं है, कंपनी की सिक्योरिटीज की, शेयर्स की मार्केट में डिमांड नहीं है, तो कंपनी यहां पर शेयर्स वगैरह इशू नहीं कर सकेगी। शेयर्स अगर कम इशू करेगी तो ऑब्वियस ही बात है डिविडेंड भी कम देगी। समझ में आया? अगर कंपनी के शेयर्स की मार्केट में डिमांड है, कैपिटल मार्केट पर कंपनी का एक अच्छा खासा पकड़ है, एक्सेस है, बुलंद कंपनी है एकदम, लोग उसके शेयर्स की डिमांड करते हैं, तो कंपनी आराम से शेयर्स इशू करेगी, अच्छा खासा डिविडेंड भी देगी। लेकिन अगर कंपनी की कैपिटल मार्केट के अंदर एक अच्छी रेपुटेशन नहीं है, या फिर कंपनी की सिक्योरिटीज की, शेयर्स की मार्केट में डिमांड कम है, तो कंपनी शेयर्स इशू भी कम करेगी। शेयर्स इशू कम करेगी मतलब डिविडेंड भी कहीं ना कहीं कम देगी। इस सिचुएशन के अंदर कंपनी क्या करेगी, अपने पास में पैसा रिटेन करके ज्यादा रखेगी। फिर आता है कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, जैसे हमारा जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट भी बताता है कि भाई इतना डिविडेंड तो आपको अपने शेयर होल्डर्स को देना ही है। थोड़ी बहुत लीगल रेस्ट्रिक्शंस होती है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि इतना डिविडेंड तो अपने शेयर होल्डर्स को देना ही है, अगर आप इतने साल तक नहीं दे रहे हो तो चलो इस टाइम पर आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दो। कुछ ना कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। और एक कंपनी इंटरनली भी सोच सकती है, कंपनी की इंटरनल पॉलिसी भी होती है कि ऐसा नहीं कि सारा ही पैसा डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि कंपनी के पास में लिक्विडिटी ही खत्म हो जाए, कंपनी के पास में लिक्विड फॉर्म में कैश ही ना हो। लिक्विड मतलब कैश की फॉर्म में बचे ही ना मनी, कोई भी मनी ना हो, सारा पैसा कंपनी डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ऐसी सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए। तो दोनों चीजें, थोड़ा बहुत लीगली भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई अगर कंपनीज एक्ट कह रहा है तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा, रिटेन अर्निंग्स कम हो जाएगी। और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा नहीं कि सारा ही पैसा हम डिविडेंड में बहा दें कि कंपनी के पास में लिक्विडिटी ही खत्म हो जाए, हाथ में कैश की फॉर्म में पैसा हो ही ना, ऐसा भी ना हो। फिर आता है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। देखो कई बार क्या होता है, जब भी कंपनीज लॉन्ग टर्म लोन्स लेती हैं, लॉन्ग टर्म लोन लेती हैं 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, 10-15 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जब कंपनीज लोन लेती हैं कमर्शियल बैंक्स वगैरह से, तो जिसने भी कंपनी को लोन दिया है, जो भी फाइनेंसर है, जो भी कमर्शियल बैंक वगैरह है, वो कंपनी पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। क्या रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आपको इतने सालों तक, 5 सालों तक, 7 सालों तक आपको अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देना। क्योंकि ये जो फाइनेंसर है, ये जो बैंक्स वगैरह हैं, ये डर जाते हैं कि अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ही डिविडेंड देती जाएगी तो कंपनी हमारा लोन कैसे चुकाएगी। समझ में आया? तो अगर कंपनी लॉन्ग टर्म लोन लेती है तो कई बार फाइनेंसर जो होता है वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आप इतने सालों तक डिविडेंड नहीं दोगे। और लास्ट है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट का कैसा रिएक्शन है? इंक्रीज इन डिविडेंड। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब भी कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना, कंपनी ने ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो ऐसे में शेयर होल्डर्स खुश हो जाते हैं, और शेयर होल्डर्स खुश हो जाएंगे मतलब ये पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट के लिए क्या है, गुड न्यूज है। कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अगर कंपनी ने डिविडेंड ज्यादा दिया तो स्टॉक मार्केट के अंदर ये गुड न्यूज है, उस कंपनी की रेप्यूटेशन बनेगी, और अपने आप उस कंपनी की जो सिक्योरिटीज की प्राइसेस है, जो शेयर्स की प्राइसेस हैं, मान लो एक शेयर 100 रुपए का था, वो
शेयर इंक्रीज होकर 150 का हो जाएगा, 200 का हो जाएगा, अपने आप शेयर की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। वहीं अगर कंपनी डिविडेंड कम देती है, डिविडेंड डिक्रीज कर देती है, पिछले साल 10% दिया था, इस साल 5% भी डिविडेंड नहीं दिया, तो ये क्या डालता है, एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, बैड न्यूज होती है पूरे कैपिटल मार्केट के लिए। कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस गिर जाएंगी, मार्केट में वही थू थू होगी, जो शेयर 100 रुपए का था कहीं ना कहीं मार्केट में कोई लोग शेयर्स की डिमांड नहीं करेंगे, वो शेयर गिर के हो जाएगा 40 रुपए का, 50 रुपए का, शेयर की प्राइसेस गिर जाएंगी। तो कंपनी ये सारी चीजें भी दिमाग में रखती है, कंपनी सोचती है, कंपनी दिमाग में रखती है यार चलो डिविडेंड दे ही देते हैं, हमारे शेयर्स की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, अगर हम लोगों ने डिविडेंड कम दिया तो कहीं ना कहीं हमारे शेयर्स की वैल्यू गिर जाएंगी। ये सारी चीजें भी कंपनी अपने दिमाग में रखती है, तो इन्हें बोला जाता है डिविडेंड डिसीजन। समझ में आया, याद रहेगा। तो आज दो तरह के डिसीजंस हम लोगों ने पढ़े और इसी के साथ में तीनों फाइनेंशियल डिसीजंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से? कल देखा था इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कि पैसे को कहां इन्वेस्ट करा जाए, फिक्स्ड असेट्स में कितना पैसा लगाएं, करंट असेट्स में कितना पैसा लगाएं। आज बात करी फाइनेंसिंग डिसीजंस की कि पैसा कहां से रेज करें, ओनर्स फंड से करें, बोरोड फंड से करें, दोनों के बीच में क्या रेशियो होना चाहिए, कितना ओनर्स फंड से रेज करें, कितना बोरोड फंड से रेज करें, कौन कौन से फैक्टर्स है, कैसे याद रखोगे, CCCFRS। इसके बाद में आता है डिविडेंड डिसीजंस कि कंपनी के पास में जो सरप्लस पैसा बचा है उसे कंपनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कितना पैसा डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर्स को देगी, कितना अपने पास में इन अ फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स रखेगी। इसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, 11 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कैसे याद रखोगे, CS, CLAT, DSP एंड EG। समझ में आ गया। अब होमवर्क दे रही हूँ, बहुत ही छोटा सा काम है, मैंने आपको 2 डिसीजन सिखाए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आपका क्या है, आपको दोनों डिसीजंस के फैक्टर्स मुझे कमेंट्स के अंदर लिखने हैं, दोनों डिसीजंस के फैक्टर्स मुझे कमेंट्स के अंदर लिखने हैं, मैंने याद करा ही दिए। तो यही होमवर्क है, बस इतना सा, यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना। कल की क्लास में हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, देन परसों की क्लास में कैपिटल स्ट्रक्चर करेंगे और लास्ट क्लास में हम लोग करेंगे वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।